Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, Vita. Good morning. And today we will discuss about this comparative study of Alauddin Khilji's administration and Muhammad Tughlaq's administration. What kind of strategy they adopted in their particular period of time. Here is a comparative study. Alauddin Khalji constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi, Delhi Yekona, was emptied of its residents and soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in south. तो इसमें बच्चों आप लोगों को ये बताया गया कि मोहम्मद तुगलक एक ऐसा शासक जिसने दिल्ली को राजधानी के स्टेटस से हटा करके अपनी राजधानी को कहाँ पर बनाया था? दौलताबाद. ओके, डू यू ऑल लिसनिंग? Yes, sir. दिल्ली से दौलताबाद उसने कैपिटल बनाया था और उसका भी परिणाम कोई अच्छा नहीं हुआ था. वापस उसको उस निर्णय को लेना पड़ा और लोग दौलताबाद से फिर से दिल्ली आए और इस आवाजाही में सर काफ़ी दौलताबाद कैपिटल थी उसकी। कैपिटल उसने बनाया था. जैसे जब उसने देखा कि दिल्ली पर बार बार हमले हो रहे हैं तो उसने कहा छोड़ो, दिल्ली को अब राजधानी नहीं बनाते हैं, अब दौलताबाद को हम राजधानी बनाते हैं, चलो सब लोग यहाँ से दौलताबाद चलो. तो दौलताबाद ले गया, लेकिन दौलताबाद भी लोगों का मन नहीं लगा. एकदम से कहीं पर एक अचानक जाने के बाद लोगों का मन नहीं लगता ना, तो वहाँ से भी फिर से लोग वापस दिल्ली आए और इस आवाजाही में काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ. ठीक है, काफ़ी लोगों की जानें चली गई क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था रास्ते में मिली नहीं और दौलताबाद काफ़ी दूर है दिल्ली से. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड. लोगों जो सोल्जर्स हैं उनको खाना पीने की व्यवस्था उसको करनी थी अलाउद्दीन खिलजी को, इसलिए उसने क्या किया? दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड. Good morning, sir. नहीं सर। गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Good morning, sir. As tax from lands between the गंगा एंड यमुना. गंगा और यमुना के क्षेत्र में चूँकि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी होती है, उससे जो अनाज का प्रोडक्शन हो रहा था उसको टैक्स के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने इकट्ठा किया और वो 50% टैक्स था. जो कुछ भी किसान अपने खेत में पैदा कर रहे थे उसका 50% अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास रख लिया, जिससे कि उस सैनिकों को आसानी से उनका भरण पोषण कर सका. लेकिन प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एट टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स. सर कौन से बॉक्स में है? कौन से बॉक्स में है? बेटा दिस इज द बॉक्स नंबर 3. बॉक्स नंबर 3. बॉक्स नंबर 3 आप देखिए 1 2 3. यस. तो मोहम्मद तुगलक ने भी, सभी लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ करेंगे बेटा. माइक्रोफोन ऑफ कर लेंगे दिव्यांशी. यस, आपके यहाँ से काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा. प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया. मोहम्मद तुगलक ने भी सेम एरिया, सेम एरिया का मतलब गंगा और यमुना का जो क्षेत्र था वहाँ के किसानों के ऊपर उसने टैक्स लगाया और अपनी सेना को खिलाने के लिए जो कुछ भी प्रोडक्शन मिल सकता था उसने इकट्ठा किया. बट दिक्कत क्या हुई? उसकी सेना थोड़ा अलाउद्दीन से कहीं ज़्यादा बड़ी थी. मतलब सेना को, मतलब उसको सेना बेटा क्या नाम है आपका? ने मतलब यस्मिता. इलाके यस्मिता बेटा, अभी हम जब समझा रहे हैं उस बीच में आप नहीं बोलोगे. यस्मिता आप बीच में नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है? हम जब समझा लेंगे उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे हम उसका आंसर करेंगे. ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है, ओके. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी आवाज़ क्लियर हो, बट अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा. ठीक है, सेम एरिया में मोहम्मद तुगलक ने भी टैक्स लगाया, लेकिन मोहम्मद तुगलक की सेना ज़्यादा बड़ी थी,
इसलिए उतनी बड़ी सेना का रख रखाव केवल 50% टैक्स से पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने और ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके बारे में यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है ना, सुल्तान लेवीड एडिशनल टैक्सेस। एडिशनल टैक्सेस का मतलब 50% से ज़्यादा उसने कुछ और भी टैक्स लगा दिया। 75% लगा दिया होगा टैक्स जी, और इस कारण से दिस coincided with famine in the area, और ठीक इसी समय वहाँ पर अकाल भी पड़ गया। अकाल पड़ा का मतलब प्रोडक्शन तो जो कम हुआ वो तो हुआ ही, उसके सर ऊपर से मतलब उस एरिया में अकाल पड़ गया, इससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक के साथ कुछ दुर्भाग्यशाली घटनाएं भी घटी, जिससे कि उसके निर्णय अच्छे साबित नहीं हुए। ठीक है, जो निर्णय में गड़बड़ी थी वो तो थी ही, उसके साथ साथ कुछ दुर्भाग्यशाली घटनाएं भी हुई, जिसके कारण से स्थिति और ज़्यादा खराब हुई। फोर्थ बॉक्स देखेंगे, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्तास। मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सर वो जो सैनिक हैं, सर सैनिकों का वेतन भी उसको देना पड़ता था। जी, मैं अभी बता रहा हूँ तो आप सुनिए पहले, जहाँ समझ में नहीं आएगा बीच में आप क्वेश्चन उठा सकते हैं बेटा, बीच में नहीं बोलना, हम बता रहे हैं आपको। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, सैनिकों को वेतन देना था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको इक्ता नहीं दिया। इक्ता का मतलब हमने पहले ही बताया है, एक ऐसा एरिया जिसको हम किसी भी सैनिक को ऐसे ही दे देते हैं, या बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं सेना में उनको दे देते हैं कि आप पूरे इस एरिया को आप देखेंगे, इसका प्रशासन देखेंगे, और यहाँ से जो टैक्स इकट्ठा होगा, रेवेन्यू जो इकट्ठा होगा, आप उसको कलेक्ट करेंगे, आप उसको ले लेंगे, उसी में से आपकी सैलरी भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है, पूरा का पूरा जो टैक्स है, उस पर अपना कंट्रोल किया। उसने खुद टैक्स की उगाही किया, टैक्स को इकट्ठा किया, और अपने सैनिकों को कैश पेमेंट करता था। ठीक है, कैश पेमेंट करता था कि ठीक है, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, आपको इस सारा काम करना है। ठीक है, ये तो तरीका था अलाउद्दीन खिलजी का। द सोल्जर्स would buy their supplies from merchants to Delhi। ऐसे में सैनिकों को क्या करना पड़ा, जो कुछ भी अपने राजा को भेजने के लिए जो सप्लाई थी, वो सीधे सीधे व्यापारियों से खरीदना पड़ता था दिल्ली से, अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं। एंड इट वाज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस, और इस बात का हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यापारी हैं वो अपने सामान का दाम बढ़ा दें। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार प्रबंधन की एक नई व्यवस्था की। बाज़ार को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, हर सामान का जो दाम है वो भी अलाउद्दीन खिलजी तय करता था, कौन सा सामान कितने पैसे में बिकेगा। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। दिल्ली में किसी भी वस्तु का कीमत कितना होगा, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी स्वयं तय करता था। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स, और बाज़ार में जा कर के अलाउद्दीन खिलजी के ऐसे ऑफिसर जा कर के इस बात की निगरानी करते थे कि कोई भी सामान जो तय किया गया है दाम, उससे ज़्यादा में तो नहीं बिक रहा है, और अगर किसी को ऐसा पाया जाता था तो उसको बाकायदा उसको सज़ा दी जाती थी। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। अगर कोई व्यापारी उस तय दाम पर अगर सामान नहीं बेच रहा है, उससे ज़्यादा दाम पर बेच रहा है, तो उसको सजा दी जाती थी। ठीक है सर, जितना ज़्यादा दाम पर बेचता है उसका उतना मांस निकाल लेते थे। सर पूरा अलाउद्दीन खिलजी ने सर पूरा इसमें तो ऐसा, हाँ अगर ऐसा लिखा है तो मैं इसको देखूंगा, अभी तो ऐसा लिखा नहीं। कुल मिला के उसको सजा दी जाती थी। थोड़ी सुनी थी हमने कि सर वो टैक्स ले, तो सर मतलब पूरी जगह से टैक्स ले भी रहा है और कम पैसों में वो सामान सोल्जर को दे रहा है कैश, और सर सोल्जर जो है वो कम पैसे में ले भी रहा है। तो सर वापस से वो टैक्स ले रहा है। हाँ, तो मार्केट प्रबंधन के लिए, बाजार प्रबंधन के लिए अलाउद्दीन को याद किया जाता है। आज भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे पहले बाजार प्रबंधन मार्केट मैनेजमेंट का काम किसने किया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। ठीक है, जिसने बाजार प्रबंधन की नई व्यवस्था चालू की थी। आगे देखेंगे,
मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज, ठीक है, इतना काम तो इसने बराबर किया, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड ए टोकन करेंसी। देखिए मोहम्मद तुगलक ने एक गलती किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जहां वस्तुओं की कीमतों पर कंट्रोल किया, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, उसकी जगह पर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि उसने टोकन करेंसी का प्रयोग किया। टोकन करेंसी का मतलब है कि एक तांबे का कोई भी सिक्का छाप दिया जाता था, उस पर ये नहीं लिखा रहता था, उस पर ये नहीं लिखा रहता था कि वो सिक्का अपने का है, ठीक है। और ऐसा नहीं होने के कारण से सब लोग अपने घरों में ही सिक्के छापने लगे। अभी इसमें देखते हैं, ही यूज्ड अ टोकन करेंसी सम व्हाट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। जैसे आजकल कागज़ पर कुछ लिख देते हैं, और पेपर करेंसी मतलब जैसे आज के समय में जो पेपर करेंसी चली ऐसे उसने टोकन छाप दिया। बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, लेकिन बहुत ही सस्ते धातुओं का उसने बनाया। सर जी सर रिवीजन करवा रहे हो? नहीं, ये रिवीजन नहीं है बेटा, ये चैप्टर हम नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 3। इसके बाद अभी एक चैप्टर और पढ़ाना है, ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार। उसका रिवीजन होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 4 चैप्टर्स आएंगे इसलिए। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में हमने जो पहले मेरी बात सुन लीजिए, ज्योग्राफी में 4 मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपका हिस्ट्री का 4 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, और ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स पढ़ाया है, अभी 2 चैप्टर्स और पढ़ाने बाकी है। और पॉलिटिकल में हमने जो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं वो पर्याप्त हैं। अभी उसमें तीसरा चैप्टर हम फिलहाल इस महीने में नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? ज्योग्राफी में 4 चैप्टर आएंगे। हाँ, और पॉलिटिकल के दो चैप्टर आएंगे, ठीक है। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, पॉलिटिकल के केवल 2 चैप्टर। यस, और किसी कुछ पूछना है? एक बार जी बेटा। सर इंग्लिश और सप्ली में कितने आएंगे? इंग्लिश और सप्लीमेंट्री में जो 4 चैप्टर्स हैं उतने ही आने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर 4 शुरू के। जी जी, शुरू के 4 चैप्टर्स। एग्जाम कब होंगे? अभी एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं है बेटा, जब जानकारी आएगी तो हम बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो आप अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले दिल्ली को बढ़ाया मोहम्मद तुगलक ने था क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी बेटा बोलो बोलो। सर जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं दिल्ली सुल्तान, तो उसमें दिल्ली सल्तनत को ज्यादा आगे बढ़ाया किसने था, मोहम्मद तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ने दिल्ली के क्षेत्र को विस्तार करने का काम किया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं वो फेल हो गई थी, वो ज़्यादा सफल नहीं हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी नीतियों में कहीं ज़्यादा सफल रहा था, ठीक है। प्रयास दोनों ने किया था, लेकिन ये राज्य विस्तार का या अपने क्षेत्र के विस्तार में अलाउद्दीन थोड़ा ज़्यादा सफल रहा था। लेकिन जहाँ तक अगर बात करते हैं दिल्ली के बाहर अगर अपने सीमा के विस्तार में, तो दोनों ही ज़्यादा सफल नहीं हुए थे। नीतियों में तो सफल रहा था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन सीमा के विस्तार में दोनों ही असफल रहे थे, क्योंकि जब भी ये बाहर जा कर के कुछ समय तक वहाँ की स्थिति पर कंट्रोल करते थे, जैसे ही ये दिल्ली पहुँचते थे फिर वहाँ की स्थिति इनसे कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। वहाँ के जो राजा होते थे, वहाँ के जो प्रभावशाली लोग होते थे, चाहे सामंत कह लीजिए, वो सब फिर से अपनी मनमानी करने लगते थे, ठीक है। ओके जी सर, तो क्वेश्चन है इसमें, इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारेस्ट एक्सटेंट। तो इसमें लिखते मतलब हम कि दिल्ली सल्तनत रीच्ड इट्स फारेस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अभी क्वेश्चन पर हम आते हैं, पहले इसको पढ़ा लेते हैं बेटा, क्वेश्चन पर हम बाद में आ जाएंगे, हम बता देंगे आपको क्या लिखना है। सर मैं ये कह रहा था वो बस एक बार ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सर जी जी बेटा बोलो। सर सोशल साइंस में 2 चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में आएंगे? सोशल साइंस में 2 चैप्टर पॉलिटिकल के आने वाले हैं, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 4 चैप्टर्स। सर आप एक बार फिर से बता दीजिएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 4 चैप्टर्स, और पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर्स। ये आपके फिलहाल यूनिट ये अभी जुलाई तक का जो सिलेबस है वो इतना है। और जो इंग्लिश 4 चैप्टर आएंगे। हाँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 4 चैप्टर्स।
सर हिस्ट्री नहीं सर, इंग्लिश और सप्लीमेंट्री में भी 4 आएंगे ना? हाँ, हिस्ट्री इंग्लिश में भी दोनों बुक्स में 4 चैप्टर्स, पॉलिटिकल में 2 चैप्टर्स। सर आप सिलेबस भेज देना। सर हो गए में होंगे या सितंबर में? अभी डेट नहीं आई है, जब तक अभी एग्जाम से डेट नहीं आती मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको समझिए सर आप चैप्टर को। ग्रुप पे हाँ, आगे देखेंगे। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज। मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को कैश सैलरी दिया, लेकिन उसने क्या किया, कुछ ऐसी सस्ती धातुओं की उसने टोकन छपवा दिए। टोकन का मतलब जिस पर ये लिखा नहीं रहता है, मतलब वो सरकारी मुहर वगैरह उस पर नहीं लगी थी। नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, पीपुल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। और ऐसे में 14वीं शताब्दी के लोग ऐसे टोकन पर कोई भरोसा नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड। सर आप कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? बेटा बॉक्स नंबर 4 ठीक है। तो सर जी सर जो आप 4th नंबर पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उसकी जो 2nd लाइन है सर वो मेरे में मिटी हुई है, आप बता देंगे शुरू के 2 वर्ड्स क्या लिखे हैं? हाँ बेटा, मैं 4th बॉक्स में जो 2nd लाइन है उसको समझाना है आपको, फिर से देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को कैश पेमेंट किया, बजाय इसके कि एकता का प्रबंधन करने का उसने उनको जिम्मेदारी दिया। ऐसा उसने नहीं किया। एकता का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके लिए किसी भी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति वो करता था और कहता था कि आप इस क्षेत्र का सारा जो रेवेन्यू है, सारा टैक्स है, उसको कलेक्ट करेंगे। इस काम को उसने अपने हाथ में लिया, टैक्स कलेक्ट करने का काम उसने अपने हाथ में लिया और उन सैनिकों को सैलरी वो कैश में देता था, ठीक है। और जो कुछ भी सैनिकों को सामान चाहिए वो दिल्ली से सप्लाई करवाता था, दिल्ली से खरीदना पड़ता था। दिल्ली के व्यापारियों को अपने सामान का दाम मनमाना वो न वसूल कर सकें, अपने सामान का दाम मनमाना न बढ़ा सकें, इसलिए उसने सामान की कीमत को खुद तय करता था कि कौन सा सामान कितने पैसे में बिकेगा। और इस काम की निगरानी के लिए कि वो सभी व्यापारी अपना सामान उतने ही दाम पे बेच रहे हैं, उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति किया था जो ये जा कर के देखते थे कि कोई भी सामान तय दाम से ज़्यादा में तो नहीं बिक रहा है। अगर ये पता चलता था कोई व्यापारी अपना सामान ज़्यादा पैसे में बेच रहा है तो उसको सजा दी जाती थी। बात समझ में आ गई? आगे देखेंगे। अगर मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं तो मोहम्मद तुगलक ने बाजार पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बदले उसने कुछ सिक्के छपवा दिए जो कि बहुत ही सस्ती धातुओं के बने हुए सिक्के थे। ऐसे में उस समय के लोग इतने होशियार थे कि उन्होंने जो कुछ भी मार्केट में सोने या चांदी के सिक्के थे, उन सोने चांदी के सिक्कों को लोगों ने अपने पास जमा कर लिया। अपने अपने घरों में सब लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों को रख लिया। उसके बदले सस्ती धातुओं के सिक्के उन्होंने खुद अपने घरों में बना बना करके एज ए कूपन उन्होंने बाज़ार में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, सोने और चांदी का मार्केट से बिल्कुल समाप्ति हो गई। उस सब सोने के चांदी के सिक्के सबके घरों में पहुंच गए और बाज़ार में केवल और केवल सस्ती धातुओं के जो कूपन हैं वही रह गए। जैसे आप लोग कभी कभी जी सर जैसे कि 10 का सिक्का, हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। अगर ये मान लीजिए कि 10 का सिक्का ये सोने का होता, गवर्नमेंट अगर ये 10 का सिक्का सोने का चला दे या किसी अच्छी धातु का चला दे तो लोग क्या करेंगे, लोग ये 10-10 के सिक्के अपने घरों में रख लेंगे। इसके बदले केवल और केवल 10 के नोट ही वो चलाएंगे मार्केट में। जिसके पास जो सिक्का आ जाएगा सब लोग अपने घरों में रख लेंगे। ये स्थिति उस समय हुई थी कि लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के अपने घरों में रख लिए, उसके बदले केवल और केवल जो खराब धातु के मेटल के जो कूपन टाइप के जो सिक्के हैं वही मार्केट में चल पाए। देवर वेरी स्मार्ट, देखिए साफ साफ लिखा है देवर वेरी स्मार्ट, बहुत ही होशियार से लोग थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस इन द स्टेट सर आप विद द टोकन धुंधली है, कुछ दिख नहीं रहा। जी बेटा, ब्लर है आपकी आपकी स्क्रीन स्किन। धुंधली हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके, तो आप अपने बुक्स का यूज कर सकते हो अगर आपके पास सर बुक बुक है। खोल रखी है, लेकिन आप बताइए तो कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ ये 4th बॉक्स है बेटा, 4th देखिए, दिख रहा है क्या?
यस सर। हाँ, ये चौथा बॉक्स है, आप देख सकते हैं। लोगों ने क्या किया कि सोने चांदी के सिक्के अपने घरों में रख करके केवल और केवल जो टोकन करेंसी थी उसी करेंसी में लोगों ने अपना टैक्स पे कर दिया। टैक्स जो भी लगाया था मोहम्मद तुगलक ने, उस सब टैक्स लोगों ने उस टोकन करेंसी में पे कर दिया। जब उसने सोने चांदी के पैसे चलाए थे तो फिर वो लोग नकली पैसे लेकर आते थे, तो वो लोग क्यों ले लेते थे? हाँ हाँ, क्यों लेंगे, सही बात है। वो नकली सिक्के वो लोग अपने पास नहीं रखा, उन्होंने सोने चांदी के सिक्के अपने पास रख लिया और सारा टोकन मार्केट में छा गया। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी 45 ईजली। और ये बताया गया है कि ये जो सस्ती करेंसी उसने चलाया था, इसकी नकली आराम से बनाया जा सकता था। इसका नकली सिक्का आसानी से बनाया जा सकता था। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि तांबे के सिक्के जो उसने चलाए, उसने जो चलाया वो तो चलाया ही, वो ऐसे सिक्के थे जिस तरह के सिक्के लोग अपने घरों में भी बना सकते थे। लोगों ने क्या किया, तांबे के बर्तन को काट काट करके उन्होंने नकली सिक्के बना दिए और पूरा का पूरा मार्केट में नकली। सर आपने बताया था कि मतलब वो सर वो राजा, मतलब उस राजा को बुद्धू समझने लगे थे सब लोग। जी, वो सब लोग खुद से। सर फिर उससे ही सर ये लोहे के सिक्के हैं ना सर, उससे ही बने थे। हाँ, लोहे या Yes, तांबे sir, के सिक्के लोगों ने बना करके मार्केट में डाल कॉपर दिए। के और कभी कॉपर के सिक्के बना के कॉपर काम चलाने लगे। कॉपर के सिक्के लोग बनाने लगे। सोने के चांदी के सिक्के उन्होंने अपने घरों में रख लिया और बाजार पूरा भर गया केवल इन टोकन करेंसी से। तो ऐसे में उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम कमज़ोर हो गई। आगे चलेंगे। अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रीन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। अगर हम इतिहासकारों की बात करते हैं तो इतिहासकार अलाउद्दीन के प्रशासन को बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफल कहते हैं। कि उसका जो राजा कौन था? और जी सर वो राजा कौन था जिसने कॉपर के सिक्के बनवाए थे? वो मोहम्मद तुगलक था ना। मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दोनों बॉक्स में एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन है पूरी तरह से सफल रहा था। इतिहासकार उसकी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा किस बात के लिए करते हैं, क्योंकि उसके समय में जो वस्तुएं थी उसकी कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ पाई थी। उसने मूल्य को नियंत्रण में रखा था, कंट्रोल किया था, महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था और सप्लाई भी अच्छी थी। सप्लाई का मतलब किसी भी सामान की कमी नहीं होती थी। सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। गुड्स का मतलब सामान होता है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। गुड का मतलब अच्छा भी होता है, लेकिन जब उसके पीछे एस लगा देते हैं, गुड्स का मतलब होता है सामान। मार्केट में सामान की सप्लाई पर्याप्त थी, किसी भी सामान की कमी नहीं पड़ती थी। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन। और वह बहुत ही सफलतापूर्वक मंगोल आक्रमण का भी उसने सामना किया था और उसको रोक पाने में सफल रहा था। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन। मंगोलों का जो आक्रमण था उसको भी रोकने में काफ़ी हद तक उसको सफलता मिल गई थी। उसकी सेना मंगोलों का सामना कर सकी थी। इस बात में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा था। अगर बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेल्योर। सबसे पहले बात कर दी गई है कि इसने जितने भी प्रशासनिक फैसले लिए, प्रशासन में जो कुछ भी इसने सुधार का फैसला लिया, वो सब असफल रहे थे, फेल हो गए थे। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज ए डिजास्टर। सर उसने ना कश्मीर पर आक्रमण पूरी तरह से करा था सर, लेकिन तो फेल हो गया। उससे और ज़्यादा इसकी तबाही हुई थी और ज़्यादा बर्बादी हुई थी। डिजास्टर का मतलब होता है विनाश हो जाना। सर राजा कभी कभी लोगों के हित में काम करता था और कभी कभी ऐसा काम करता था जो लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। He then gave up his plans to invade Transoxiana and disbanded his large army। देखिए, जब कश्मीर पर इसने हमला किया और वहाँ हमला उसका सफल नहीं रहा, तो उसने क्या किया, वो जो ट्रांसआक्सियाना पर उसने हमला करने का, उसको कंट्रोल करने का जो सपना देखा था, उसको पूरी तरह से प्लान को उसने छोड़ दिया कि अब हम ट्रांसआक्सियाना पर कोई हमला नहीं करने वाले हैं, और उसने अपने आर्मी को समाप्त कर दिया। डिसबैंडेड का मतलब उसको खोल दिया, माने छोड़ दिया, स्कैटर कर दिया, बिखरा दिया। मतलब उसका जो संगठन था सेना का, उसको उसने सेना को भी ऐसे ही छोड़ दिया।
Meanwhile, his administrative measures created complications, और इस बीच उसके जो भी प्रशासनिक फैसले थे उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आ गई। कठिनाइयाँ क्या आई देखिए, इसमें दिया है, द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वर रिसेंटेड। जो लोगों को उसने दौलताबाद भेजा वो उल्टा ही पड़ गया, वो और ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। द रेजिंग ऑफ टैक्सेज एंड फेमीन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन। और जब उसने गंगा यमुना के क्षेत्र में अकाल के टाइम में भी उसने बड़े बड़े भारी टैक्सेस लगाए, टैक्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया। इससे मोहम्मद तुगलक के शासन में लोगों ने मोहम्मद तुगलक का विरोध करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। और सर उसकी मुद्रा थी वो वापस लेनी पड़ी। हाँ, एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। और जो उसने नकली मुद्रा के कारण से जो बाजार में अस्त व्यस्तता आ गई थी, उसको सारी मुद्रा को वापस लेना पड़ा। ऐसा लोग बताते हैं, यहाँ तो उतना वर्णन नहीं किया गया है, आपकी बुक में काफ़ी थोड़े में समझाया गया था। तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया था। ढेर का मतलब आप समझ सकते हैं कि गाड़ियों इस तरह से ढेर लग गया था, है ना, नकली मुद्रा की। तो इस तरह से इसका प्रशासन काफ़ी असफल रहा था। आगे देखते हैं, इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेल्योर वी समटाइम्स फॉरगेट that for the first time in the history of the Sultanate, Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. इस बात के लिए इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब मोहम्मद तुगलक ने गुड मॉर्निंग मंगोल टेरिटरी मतलब मंगोलों का जो क्षेत्र था ट्रांस ऑक्सियाना, वहाँ पर हमला करने का किसी राजा ने अगर प्लान किया था वो मोहम्मद तुगलक था। इस बात के लिए हमें इसको याद रखना चाहिए। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, अलाउद्दीन खिलजी केवल सुरक्षात्मक रवैया करता था, लेकिन मोहम्मद तुगलक एक ऐसा साहसी राजा हुआ जिसने मंगोलों के क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। मतलब इससे ये पता चलता है कि मोहम्मद तुगलक कहीं ज़्यादा साहसी था, कहीं ज़्यादा हिम्मत वाला था। मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं तो उसके जो भी तरीके थे वह एक आक्रामक सेना के तौर पर हम याद कर सकते हैं, जिसने मंगोलों के खिलाफ उस सेना का प्रयोग किया। आगे चलते हैं, द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या हाल है, क्या स्थिति थी, उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर को निश्चित रूप से फिनिश करेंगे, है ना। अभी 2 पेज हैं, इसको हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे फिर हम रिवीजन करेंगे इंग्लिश का। टेक अ लुक एट टेबल इंग्लिश की जगह ये जी पूरी बेटा, तरह से जी बेटा, सर आप आज इंग्लिश का रिवीजन जगह यही बता देते, 15 चल रहा है ये जी। नहीं, ये सल्तनत वाला चैप्टर तो आज खत्म करेंगे। देखिए 1 पेज ये है, 2nd पेज ये, बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो इसको तो फिनिश करना ही है और इसके बाद इंग्लिश का कराएंगे रिवीजन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन। टेबल 1 को एक बार फिर से देखते हैं। टेबल 1 का अभी यहाँ पर नहीं है ना, टेबल 1 जो शुरुआत में दिया था ना, टेबल 1 क्या वहाँ पर बताया जा रहा है। टेबल 1 को एक बार ऐसे देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, 1324 to 1351। मोहम्मद तुगलक का शासन कब से कब तक था, इस टेबल 1 में आप देख सकते हैं। मोहम्मद तुगलक का शासन कब से कब तक था, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। 1324 to 1351। ठीक है सर, 1324 to 1355। यस, 51। और इसके बाद आता है तुगलक वंश में दूसरा राजा आता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासन 1351 to 1388। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इसके बाद ओके, you will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526। अगर हम तुगलक वंश की समाप्ति को देखते हैं, जब तुगलक वंश समाप्त होता है, इसके बाद सैयद और लोधी
वंश का शासन होता है दिल्ली और आगरा पर, दोनों जगह पर। और ये कब तक इनका शासन चलता है? सर जो 1520। ये सैयद डायनेस्टी है उनके और भी हाँ बेटा देखते हैं 3 ना, राजा थे। ये देखिए दोबारा देख लीजिए। तुगलक वंश 1388 पर फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है जो कि 1414 टू 1451 तक चलती है, जिसमें खिज्र खान आता है। खिज्र खान का शासन 1414 टू 1421 और लोधी वंश का शासन रहता है जिसमें बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। हाँ 1489 तक। ठीक है, इसको केवल इसलिए देखना है कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली और आगरा पर शासन करने वाले 2 और वंश आते हैं जिनका नाम है सैयद वंश और लोधी वंश। इनका शासन दिल्ली और आगरा पर रहता है। कब तक रहता है? 1526 तक, 1526। और जब ये लोधी डायनेस्टी समाप्त होती है उसके बाद एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो ये सैयद डायनेस्टी लिखा है इसके 3 और राजा थे जो इस टेबल 1 में नहीं दिए हैं, और लोधी डायनेस्टी के 7 सुल्तान आए थे। जी 7 सुल्तान आए थे, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बहलोल लोधी है। हाँ उसी में सिकंदर लोधी भी है, जिसकी सिकंदर लोधी है, इब्राहिम लोधी है जिसकी पराजय हुई थी यस सर, पानीपत में। हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में जिसकी पराजय हुई थी बाबर के हाथों, उसका नाम इब्राहिम लोधी था। हाँ तो इब्राहिम लोधी। हाँ कहीं न कहीं हमें कह सकते हैं कि ये जो शासक हैं ये उस वंश के संस्थापक रहे। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक होगा जिसने उस वंश की शुरुआत किया होगा, और लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी वो व्यक्ति होगा जिसने लोधी वंश की संस्थापना की थी। इसलिए इनका नाम यहाँ पर दिया है। आगे के जो शासक हैं वो इस वंश। जी सर जो लोधी डायनेस्टी है सर, इसमें जो लिखा है ज्यादा डार्क में 1451 टू ये क्या लिखा है 1520 1451 तो सर टू यही 1526। इसका मतलब है यस कि लोधी वंश के जो शासक हैं उनका शासन 1451 से शुरू होता है और 1526 तक चलता है। ठीक है, जिसमें बहलोल लोधी उसका संस्थापक हो सकता है, पहला शासक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ आगे देखेंगे। बाई देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, Gujarat, Rajasthan and entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. इस समय तक 1526 तक अगर हम जौनपुर की बात करें, जौनपुर कहाँ पर है किसी को मालूम है? कोई बच्चा बता सकता है जौनपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नहीं बेटा, ये जौनपुर जिस जौनपुर की बात हो रही है, जिस जौनपुर की बात हो रही है वो मध्य प्रदेश का जौनपुर नहीं है, नहीं हो सकता है। ये जौनपुर है उत्तर प्रदेश। जौनपुर उत्तर प्रदेश का है सर जौनपुर। हाँ जौनपुर वर्तमान में जौनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जो कि इलाहाबाद से थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे उससे सटा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। इलाहाबाद से सटा हुआ है जौनपुर। ठीक है, मेरा ज़िला इसी के आसपास है इसलिए मुझे इसके बारे में ठीक से जानकारी है। जौनपुर के सटा हुआ एक ज़िला है आजमगढ़, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जौनपुर की सीमा हमारे ज़िले से लगती है। ठीक है, तो ये उस समय पर ये जौनपुर केवल एक ज़िला नहीं हुआ करता था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, वो केवल ज़िला ही नहीं था। बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये सब जो क्षेत्र हैं और इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो साउथ इंडिया है ये उस समय तक इंडिपेंडेंट हो गए थे, पूरी तरह से स्वतंत्र थे। यहाँ पर किसी भी दिल्ली के राजा का कोई शासन नहीं हुआ करता था। यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करते थे जिनका कैपिटल अपनी होती थी, अपना स्टेट होता था, जो कि एक समृद्ध हो गए थे, काफ़ी धनी समृद्ध हो गए थे। यानी अपने आप में उनका जो शासन है वो उनके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, वहाँ पर किसी दिल्ली के राजा का कोई शासन नहीं चलता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सा द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान एंड राजपूत्स। ये वही समय था, 1526 के बाद की बात हो रही है,
उस समय तक अगर हम बात करते हैं तो अफगान शासकों का और राजपूत शासकों का धीरे धीरे उदय होता है। यानी इस समय तक भारत में ना तो किसी अफगान शासक का उदय हुआ था, ना किसी राजपूत शासक का उदय हुआ था। यही वो समय था जब धीरे धीरे अफगान और राजपूत शासकों का उदय हो रहा था। आगे चलते हैं। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वर एडमिनिस्टर्ड। अगर बेटा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, ये हमारा ही पीरियड है दोनों लगातार। तो अभी हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेते हैं, इसके बाद इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा हम गैप देंगे, ठीक है। इंग्लिश का पीरियड अभी थोड़ी देर बाद हम लगाएंगे, ठीक है। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड, कुछ ऐसे भी राज्य थे इस समय जो उनकी स्थापना हो चुकी थी, बट वो छोटे थे, वो बड़े बड़े राज्य नहीं थे, छोटे छोटे राज्य थे, बट वो काफ़ी शक्तिशाली थे। छोटे थे लेकिन छोटे से मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर शक्ति नहीं थी, वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उनका जो प्रशासन है, उनका प्रशासन भी बहुत अच्छा था। हाँ जी बेटा। सर ये जो आप चैप्टर पढ़ाते हैं उसके आगे जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हाँ बताओ क्या जैसे कि पेपर होगा तो आप उसी क्वेश्चन पूछेंगे क्या? कौन से क्वेश्चन होते हैं, किसकी बात कर रही हो? सर मतलब जिस चैप्टर के आगे क्वेश्चन रहते हैं, आंसर को लिखने पड़ते हैं, फिर बुक में क्वेश्चन आंसर, बुक के आप जो बोलते हैं तो उसी वही आएंगे क्या पेपर्स में? हाँ, पेपर में जो बुक में दिया गया क्वेश्चन है वो भी आएगा, जो बुक में नहीं दिया है वो भी आएगा, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। वो जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं केवल उतने ही क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं और आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। यस सर। हाँ सर जो पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर और बार बता पॉलिटिकल्स का नोट नहीं कर पाया था। जी बेटा, क्या नहीं कर उसके पाया आगे था? जो ब्लॉक सर मैं नोट नहीं कर पाया था, सिलेबस आप फिर से बता देंगे? बेटा 4 चैप्टर हिस्ट्री, 4 चैप्टर ज्योग्राफी और 2 चैप्टर पॉलिटिकल के 4-4-2 ऐसे याद कर लो। 4-4-2, 4 हिस्ट्री, 4 ज्योग्राफी, 2 पॉलिटिकल, अभी फिलहाल जुलाई तक के लिए। ज्योग्राफी 2 ही चैप्टर हुए हैं, स्टेट ऑफ अर्थ और अवर एनवायरनमेंट, तो आप और करवाएं। हाँ 2 और कराएंगे। इसमें 2 पॉलिटिकल करवाएंगे आप? पॉलिटिकल का अभी कोई चैप्टर मैं जुलाई महीने में नहीं कराऊंगा। जुलाई में केवल हिस्ट्री, उसकी जो ग्लॉसरी है जी, सर को हर चैप्टर में लिख सकते हैं? हर चैप्टर में क्या लिख सकते हैं? ग्लॉसरी। हाँ ग्लॉसरी वगैरह तो आप अपने से लिख सकते हैं, उसमें आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, ठीक है। सर इंग्लिश का सिलेबस? जी इंग्लिश में बेटा 4 चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए हैं और इतना ही सफिशिएंट है जुलाई तक के लिए, ठीक है। चलो इसको आगे देखते हैं। सर गोपाल एंड हिल्स ऑफ 3rd चैप्टर है क्या? हाँ 3rd चैप्टर है, बिल्कुल 3rd चैप्टर है सर जी। सर इंग्लिश में 4th चैप्टर ही आएगा, 4th चैप्टर तक? हाँ बेटा 4th चैप्टर तक ही आएगा अभी जुलाई तक। अगर जुलाई में हम जो टेस्ट लेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब PT1 होगा तब तक और सिलेबस आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। सर जुलाई के टेस्ट में सर इतना आएगा और PT1 में सर और आगे भी आता है। और आगे सर आगे पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, चलो ठीक है आगे देखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इस समय तक भारत में छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे और वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उनका जो प्रशासन है एक्सट्रीमली वेल का मतलब बहुत ही अच्छा उनका प्रशासन था। ऐसे राज्यों का उदय हो चुका था। अगर हम अब शेरशाह सूर का नाम आता है। शेरशाह सूर 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory। सर 1526 के बाद हुआ था। 1540 में वो शासक बना था शेरशाह सूर। सर 1526 के बाद राजपूत डायनेस्टी। हाँ 1526 के बाद राजपूत राजाओं का उदय हुआ था
और उसके साथ साथ अफगान शासकों का भी उदय हुआ था। अगर हम शेर शाह सूरी का जब नाम लेते हैं तो शेर शाह सूरी क्या था, वो अफगान शासक था, वो कोई राजपूत शासक नहीं था, वो अफगान शासक था जिसका शासन 1540 टू 1545 5 साल तक चला था। जिसने अपना कैरियर कैसे शुरू किया था, एक छोटा सा मैनेजर था, वो मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। बिहार में कोई एक छोटा सा प्रदेश था, टेरिटरी थी, उसका वो मैनेजर हुआ करता था और मैनेजर बनने के बाद वो एक शासक के रूप में विख्यात हुआ। एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। और संयोगवश, इवेंचुअली का मतलब संयोगवश, उसी समय बाबर के पुत्र हुमायूं ने उस क्षेत्र की तरफ हमला किया जहाँ पर शेर शाह सूर जहाँ का मैनेजर था, और शेर शाह सूर ने हुमायूं को हरा दिया। 1530 टू 1540, 1555 टू 1556, इन 2 पीरियड्स में हुमायूं शासक रहा भारत का, और ये 1540 और 1545 के बीच शेर शाह सूर से हार गया था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 1540 और 1555 के बीच में हुमायूं का शासन दिखाई नहीं दे रहा है। सर उसने मतलब इस बीच में चाचा हुमायूं को 1540 के बाद शेर शाह सूरी ने हरा दिया था और हुमायूं अपना देश छोड़ करके बाहर चला गया था। दोबारा फिर ये यहाँ पर आता है जब फिर से वो 1555 में शेर शाह सूरी को हरा देता है और यहाँ का शासक बन जाता है। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह सर उसने जी 15 साल 1540 से 1545 तक शासन। हाँ, यहाँ पर किसी सर महत्वपूर्ण लेकिन उसके प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी, इस बीच यहाँ अलाउद्दीन पर खिलजी अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का कोई यहाँ पर शासन उसमें नहीं था। शेर शाह कैप्चर दिल्ली, शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और अपनी ही डायनेस्टी, अपने ही वंश की स्थापना कर दिया था। सर जो उसने केवल 15 वर्ष 1540 टू 1545 तक शासन किया, लेकिन सर उसके प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी वाले कोई भी तरीके को मतलब हाँ, उस बीच में मतलब यहाँ पर कोई कोई भी तरीके प्रभावशाली को मुगल राजा नहीं था। शेर शाह सूरी ही 5 सालों तक यहाँ पर शासन में था जिसने हुमायूं को हरा दिया था। आगे देखेंगे। Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, 1540 to 1555, सूर जो डायनेस्टी थी, शेर शाह सूरी की जो डायनेस्टी थी, उसने 15 वर्षों तक शासन किया दिल्ली पर। It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. शेर शाह सूरी ने जो 15 वर्षों तक शासन किया दिल्ली पर, उस शासन काल में उसने कोई अपनी तरफ से कोई नया सुधार नहीं किया था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के ही जो सुधार थे, उसकी जो नीतियां थी, उसी को उसने फॉलो किया। सर उसने मतलब उसकी कॉपी किया। अलाउद्दीन खिलजी के ही शासन व्यवस्था को उसने कॉपी किया था। उसने कुछ अपनी तरफ से बहुत बड़ा कोई सुधार नहीं किया था। इसमें ये दिया है ना, इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बारोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। और अपने कुछ ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा प्रभावशाली उसने बनाया था। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन सर जी अलाउद्दीन खिलजी वाले बहुत सारे तरीकों उसने और अच्छा बना दिया। जी, प्रशासन में सुधार की बात करते हैं तो केवल अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को इसने अप्लाई किया था और इससे अपने को ज़्यादा वो प्रभावशाली बना लिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो उस समय था नहीं। जो राजा था, अगर उसका सुधार सबको सूट करता है तो वो प्रभावशाली तो बनेगा ही, है ना। शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था became the model followed by the great emperor अकबर। अगर अकबर ने जब बाद में सत्ता की बागडोर संभाली हुमायूं के बाद, बाबर के पुत्र हुमायूं के बाद, जब अकबर ने अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया तो उसने फिर से शेर शाह सूरी के जो सुधार थे उसको उसने फॉलो किया। अकबर ने किसके शासन को फॉलो किया? शेर शाह सूरी के जो शासन व्यवस्था थी उसी को उसने फॉलो किया। When he consolidated the मुगल एम्पायर, जब अकबर ने मुगल साम्राज्य का संगठन किया, उसको एकजुट किया।
संगठन का मतलब क्या होता है उसने ही मतलब उसने जितना भी राज्य विस्तार हुआ था मुगल शासन के समय में या हुमायूं के समय में जो कुछ भी विस्तार हुआ था उसको उसने एकत्र किया, उसको एक में जोड़ा, उन सबको एकत्र किया मुगल साम्राज्य के रूप में, उनको संगठित किया, उनको मजबूत किया। ऐसे में शेरशाह सूरी के प्रशासन को कॉपी करना उसके लिए काफ़ी आसान हुआ और उससे काफ़ी इसको हेल्प मिली अकबर को। ठीक है सर जो शेरशाह था सर उसी ने मतलब 15 साल तक हाँ शासन किया, बिल्कुल 15 साल तक इसने शासन किया। सर जो ये अकबर था वो कौन सी डायनेस्टी में आता था? बेटा ये मुगल डायनेस्टी में आता है। मुगल डायनेस्टी में सबसे पहला राजा बाबर हुआ था, बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं राजा हुआ था, हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर राजा बना था। ठीक है, और अकबर के बाद अगर इसके राजा बनने के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, हाँ जहांगीर का पुत्र फिर शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये इनकी अकबर पूरा ये मुगल वंश की ये वंशावली है। ठीक है, तो अकबर के बाद जहांगीर आएगा, अभी फिलहाल हम उसको अभी पढ़ेंगे नहीं, वो देखेंगे आगे। ठीक है, तो मुगल बादशाह 1556 में अकबर जब गद्दी पर बैठा और 1605 तक उसने शासन किया, एक लंबा पीरियड उसने शासन किया। उसने शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था को उसने कॉपी किया था, आगे देखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जाके ख़त्म हुआ, है ना। अब मुगल साम्राज्य को हम शायद आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो 1526 के बाद हम मुगल वाला ही है। हाँ मुगल, क्योंकि इसके बाद मुगल ही है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। आगे देखेंगे इसमें क्या दिखा है, एल्सवेयर का मतलब अब भारत से बाहर की बात हम देखेंगे। भारत से बाहर क्या हो रहा था, द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड। समय भारत में जो हो रहा था वहाँ पे सर जी सर मतलब 3 श्रेणियां, 3 ऑर्डर्स का मतलब 3 आदेश। द पीस ऑफ गॉड, शांति के ईश्वर, शांति के दूत कह सकते हैं, पीस ऑफ गॉड। नाइट्स एंड क्रूसेड्स, नाइट्स का मतलब योद्धा। सर जो वो है सर ऑर्डर श्रेणियां भी बोलते हैं। नहीं बेटा, श्रेणियां नहीं बोलेंगे। 3 ऑर्डर्स का मतलब होता है 3 आदेश। बहुत बोलते 3 ऑर्डर्स का मतलब 3 ऑर्डर्स का मतलब 3 आदेश, शांति दूत, योद्धा और सर 3 आदेश सर ईश्वर, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। हाँ अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है इसको पढ़ेंगे। क्रूसेड का मतलब होता है सूली, फांसी पर चढ़ाया जाना, क्रूसेड। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर तो अभी ये चैप्टर फिनिश हो गया? जी बेटा, चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लिखेंगे। ओके सर, इंग्लिश की क्लास? हाँ जस्ट ये बॉक्स पढ़ा देते हैं ना, 3 ऑर्डर्स, पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स को पढ़ाने के बाद हम इंग्लिश शुरू करते हैं। ठीक है जी बेटा। सर कहाँ तक लिखना? हाँ मैं बता दूंगा ना, मैं बता दूंगा। देखिए, लेट अस रिकॉल फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, इसके बाद 5, 6, 7, 8, ये 8 क्वेश्चंस आप लिखेंगे। डिस्कस ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। ओके ठीक है। एंड सर कीवर्ड सर मतलब सर वो 2 जो पिंक लाइन में लिखी है शुरू से वही लिखना है। हाँ 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करना है। ठीक है सर कीवर्ड्स लिखना है जी, 8 क्वेश्चंस। सर आप भेज दीजिएगा सर कीवर्ड्स लिख। हाँ कीवर्ड्स लिखेंगे, कीवर्ड्स को जरूर लिख लेंगे, है ना, जिससे कि आपको सर आप कीवर्ड्स ग्रुप पर भेज दीजिए। कीवर्ड्स भी मैं लिखे हैं बुक, आपके बुक में सब लिखा है। एकता, तारीख, गैरिसन, मंगोल्स, जेंडर और खराज, ये सब तो लिखा है। सर कीवर्ड्स लिखना है। हाँ कीवर्ड्स भी लिखना है। ठीक है चलिए आगे इसको बता देते हैं कि क्या है ये। द आइडिया ऑफ 3 ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फार्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में 3 ऑर्डर्स का फार्मुलेशन किया गया, इसको बनाया गया। ये आइडिया एक था। ये इस आइडिया में क्या था, ये डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। वहाँ पर समाज को 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया। समाज सोसाइटी को 3 हिस्सों में बना दिया गया। जैसे हमारे यहाँ हम बात करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं, इसी तरह से फ्रांस की सोसाइटी को 3 ग्रुप में बांट दिया गया।
those who prayed, those who fought and those who tilled the land. 3 ग्रुप क्या थे? एक सर, वो इनका मतलब क्या जो होता भगवान है? की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक वे जो लड़ाई का काम करते हैं, एक वो जो खेती बाड़ी करते हैं। तो अगर हम अपने देश से उसकी तुलना करते हैं तो वो 3 ऑर्डर्स क्या हैं? वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये चौथी श्रेणी फिलहाल वहाँ पर नहीं थी, 3 श्रेणियाँ वहाँ पर थी। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स। सर मतलब पहला है प्रार्थना, सर प्रार्थना करने वाला, ग्रुप ऑफ द पूजा पाठ युद्ध करने वाला और सर खेती करने वाला। खेती करने वाले, टिल्ड द लैंड का मतलब खेती बाड़ी करने वाले, खेतों की जुताई करने वाले। 3 ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी। और इसका समर्थन किसने किया था? ये जो 3 प्रकार की व्यवस्था बनाई गई, इसका समर्थन चर्च ने भी किया था। चर्च का मतलब मंदिर, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, ऐसे ही चर्च की जो व्यवस्था थी, चर्च के जो पादरी थे, चर्च के जो गुरु थे, उनके जो पोप होते हैं, उनके जो पुजारी कुछ भी कह सकते हो, उनके द्वारा उनको समर्थन प्राप्त था, जिससे फादर कह सकते हो, जिससे कि जो फादर का जो रूल होता है, फादर का जो शासन होता है, वो बना रहे, हमेशा वो डोमिनेंट रहे, मतलब वो हमेशा प्रभावशाली रहें, सोसाइटी के ऊपर वो हावी रहें, ठीक है, डोमिनेंट रहें, हमेशा उनकी सुनी जाए, उनके आज्ञा उनकी चलती रहे। दिस हेल्प्ड द इमरजेंस ऑफ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। और इसी को हम नाइट्स कहते हैं, जो युद्ध करने वाले योद्धा होते हैं, जो लड़ाई का काम करते थे, इन्हीं को हम नाइट्स कहते हैं। दिस हेल्प द इमरजेंस ऑफ अ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। आगे देखते हैं, तो 3 ऑर्डर्स तो एक है। दूसरी बात आई है पीस ऑफ गॉड। द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपेगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। ये जो व्यवस्था थी, इसको संरक्षण मिलता था चर्च के द्वारा। चर्च इस व्यवस्था को सही मानता था और ऐसा मानने के पीछे उसका ये भी मकसद था, जिससे कि लोगों को ये बताया जा सके कि जो चर्च है, जो उसका फादर है, जो पोप है, वो समाज में शांति लाना चाहता है, वो पीस ऑफ गॉड है, वो शांति का भगवान है, वो शांति ला सकता है। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट amongst themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा था उस समय। बार बार ये जो नाइट्स होते थे, जो सैनिक होते थे उनको बार बार ये कहा जाता था कि आप लोग आपस में कोई लड़ाई न लड़िए। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट देमसेल्फ। अपने बीच में आपस में ही लड़ाई न करिए, बल्कि आप किसके साथ लड़ाई करिए? मुस्लिम के खिलाफ। आप मुस्लिमों के खिलाफ आप सैनिक अभियान चलाइए। और उन्होंने जो जेरूसलम शहर को जो कब्जा किया है, जेरूसलम कहाँ पर है? आप सबको पता है किसी को? जेरूसलम क्या सर? वर्तमान में जेरूसलम कहाँ पर है? जेरूसलम वर्तमान में कहाँ पर है? आप सबको पता है क्या? अंशिका? सर शायद फ्रांस। चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा पूछते हैं कुछ बच्चों से। सौम्या यादव ने आज क्लास ज्वाइन किया है कि नहीं? सौम्या यादव आज क्लास में दिखाई नहीं दे रही है। चलो ठीक है, सौम्या यादव ने क्लास ज्वाइन नहीं किया है। तरुष्क आप बताओ बेटा, जेरूसलम कहाँ पर है? सर एक बार और बोलिए। जेरूसलम शहर, जेरूसलम सिटी कहाँ पर है वर्तमान में? जेरूसलम सर पंजाब में। बेटा ये अपने भारत में तो नहीं है, ये भारत से बाहर है। क्योंकि अभी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना, भारत से बाहर की बात पढ़ रहे हैं, भारत के अंदर की बात नहीं है, भारत से बाहर की बात है। सर वो इजराइल की राजधानी है। वेरी गुड, किसने आंसर दिया है? इजराइल की राजधानी है दक्ष ठाकुर। ओके, इजराइल, कैपिटल ऑफ इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन। हाँ, फिलिस्तीन, इजराइल, पैलेस्टाइन। अंग्रेजी में वेरी गुड। पैलेस्टाइन नहीं बेटा, उसको हम बोलते हैं फिलिस्तीन, अंग्रेजी में उसको पैलेस्टाइन लिखते हैं, ठीक है। हाँ, इन दोनों की जी, अगर हमने बता दिया। ये जेरूसलम की कैपिटल है।
इसराइल की कैपिटल है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो वहाँ सर पर मैं बताऊं, सर वहाँ पर जाने के लिए 14 आवर्स और 45 मिनट्स लगेंगे फ्लाइट से। जी बेटा जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने गूगल सर्च कर लिया? फिलिस्तीन दोनों सर, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों है ना? नहीं, वो केवल इसराइल की कैपिटल है। फिलिस्तीन की कैपिटल आप देखेंगे, फिलिस्तीन की कैपिटल कहाँ पर है, उसको आप देखिए, द कैपिटल ऑफ फिलिस्तीन। क्या मैं बताऊं? बताओ। सर सिटी on a plateau and a geology mountain between the Mediterranean and the Dead Sea. It is one of the oldest cities in the world and is considered on the Islamic religions, Judaism, Christianity and Islam. जी बेटा। सर बताना फिलिस्तीन की कैपिटल बेटा है रामल्ला, है ना, रामल्ला है फिलिस्तीन की कैपिटल। और इन जेरूसलम की बात करते हैं तो जेरूसलम के लिए दोनों ही देश आपस में बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों इस पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं बल्कि तीनों प्रकार के जो धर्म हैं, अगर हम यहूदी की बात करते हैं या मुस्लिम धर्म की बात करते हैं या ईसाई धर्म की बात करते हैं, तीनों के लिए जेरूसलम बहुत ही पवित्र स्थान है। इसलिए इसके लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है। और ये संघर्ष आज से नहीं चल रहा है, उस समय से चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इतिहास में कि चर्च के जो फादर हैं वो अपने सैनिकों को ये आदेश दे रहे थे कि आप मुस्लिमों के खिलाफ अभियान चलाइए, और जो जेरूसलम शहर है बोलते सर अभी भी हाँ अभी भी संघर्ष होता है। जी बेटा, आगे चलते हैं। पूछिए आगे चलते हैं सर आप इंग्लिश की क्लास कर। नहीं, इसको फिनिश करना है बेटा, चाहे कितना भी समय लग जाए, इसको आगे बढ़ाना है। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड द क्रूसेड। और ऐसे में एक नई श्रृंखला शुरू हो गई जब लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। दिस कैंपेन इज द सर्विस ऑफ गॉड। और इस अभियान को भगवान की सेवा माना जाने लगा। एंड द चर्च कंप्लीटली अल्टर्ड द स्टेटस ऑफ नाइट्स। और अब चर्च पूरी तरह से अपने जो रोल को उसने बदल दिया, अल्टर्ड द स्टेटस ऑफ नाइट्स। सर आयुष का माइक खुला है। हाँ, आयुष का माइक खुला है, मैं उसी को देख रहा हूँ, वहाँ से शोर आ रहा है। चलिए, अभी तो बंद हो गया, आगे चलते हैं। और इस तरह से चर्च ने अपने रोल को पूरी तरह से बदल लिया। ओरिजिनली दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स, बट बाय द एंड ऑफ 11th century in France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. शुरुआत में अगर इन नाइट्स की बात करते हैं, इन वीर योद्धाओं की बात करते हैं, तो वो किसी बहुत बड़े नोबल खानदान से वो नहीं आते थे। डिड नॉट बिलोंग द क्लास ऑफ नोबल्स, बट बाय द एंड ऑफ 11th century in France and century later in Germany. मतलब क्या होता है? The humbles origin of these. सर क्रूसेड मतलब क्या होता है? किसका मतलब बेटा? सर क्रूसेड मतलब क्या? क्रूसेड का मतलब होता है सूली। क्रूसेड क्रूसेड का मतलब था सूली। जब किसी को फांसी पर चढ़ाया जाता है उसको हम क्रूसेड कहते हैं। सेंचुरी लेटर जर्मनी, द हम्बल origins of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as knights. तो अब जब बड़े जो सभ्य परिवार के, जो कुलीन परिवार के लोगों में जो लोग जन्म लेते थे, उनको भी नाइट्स कहा जाने लगा। नाइट्स का मतलब योद्धा, वीर कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग 8 क्वेश्चन तक आप लोग लिख लेंगे। जी बेटा, नोबल्स क्या होता है? नोबल्स का मतलब कुलीन, कुलीन उच्च खानदान के, उच्च परिवार के नोबल्स। पूछिए। अभी बेटा क्वेश्चन हम अभी कोई क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, इंग्लिश का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है सर ये जो लास्ट में पिंक लाइन में लेट्स डू, सर इसमें वो क्या कर सकते हैं अपन?
एसएसटी में यस नहीं, बेटा, आप अगर पढ़ सर सकते फ्री हो जाए तो जी, उसको पढ़ सकते सर लेट्स डू में जो लिखा है हाँ बिल्कुल उसको पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। सौम्या ने काफ़ी देर में क्लास ज्वाइन किया है। सौम्या यादव, यस सर। हाँ बेटा, आपने आज क्लास बहुत देर में ज्वाइन किया। सॉरी सर, वो मेरा फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ओके ठीक है। तो ये जो लेसन है दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान्स, ये लेसन अभी फिनिश हो गया है। ठीक है, आज इसको फिनिश कर दिया गया है। इसके सर आप वीडियो उसमें देख लेगी ना वो। हाँ हाँ, वीडियो भी आप देख सकते हैं कैसे ये लेसन। अभी हम वीडियो फिनिश नहीं किया हमने, वीडियो अभी चल रहा है। लाइव में ज्यादा समझ में आता है। और लाइव इसमें में 8 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। सर इंग्लिश सर मैं लेट्स डू भी करूंगी। ओके, अगर कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने 8 क्वेश्चन दिए।